हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुमित गौतम। आज मैं आपके लिए कुछ सीटेट के क्वेश्चन लाया हूँ प्रीवियस ईयर, और ज़्यादातर मैं क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि जो बच्चों को समझ में आए। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन होते हैं उसी से हमें आइडिया लगता है कि पेपर कैसा आता है, और इसी में से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं सीटेट में। मैं सीटेट कई बार क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं इसको करने की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के में लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। मतलब इनमें से किसको छोड़कर वो लिंग भूमिका सीखते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन आंसर होगा समाजीकरण। समाजीकरण में वो लिंग भूमिका नहीं सीखते, वो एक समाजीकरण, समाज में कैसा रहा जाता है, इन चीज़ों को सीखते हैं। जबकि संस्कृति में उन्हें पता चलता है कि वह लड़का है लड़की। ट्यूशन में भी उन्हें लड़का और लड़की के नाम से संबोधित किया जाता है, मीडिया में भी उन्हें ऐसे ही संबोधित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है समाजीकरण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मानकीकृत प्रशिक्षणों की आलोचना में से यह एक है। मतलब एक आलोचना बतानी है हमें मानकीकृत की। अब देखिए, मानकीकृत परीक्षण होते क्या है। ऐसे परीक्षण जो मतलब एक एक तरह से परीक्षण, या जैसे परीक्षण को जैसे हम टेस्ट समझ सकते हैं, ऐसे टेस्ट जो सारी चीज़ों की उसमें चीज़ें हों, जैसे वैधता। मतलब वो एक टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो जिस काम के लिए बनाया गया उस काम को वो पूरा पूरा करे। तो जिन चीज़ों में इसमें हमें बतानी है उसकी आलोचना, तो आलोचना बतानी है, यानी कि उसका एक नेगेटिव पॉइंट बताना है हमें। तो अब इसमें जो नेगेटिव पॉइंट होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ये पक्षपाती हैं, क्योंकि उनकी भाषा कठिन है। ये तो है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद परीक्षण बड़ी आबादी में लागू नहीं किया जा सकते, जबकि किए जा सकते हैं, तो ये भी गलत है। उसके बाद ये बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, ये भी ऐसा कुछ ठीक नहीं है। लेकिन डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहा जाता है। एकाधिक मतलब मल्टीपल, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसके ऑप्शन है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। दूसरा है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेज से की जा सकती है। अब इसका उत्तर जो है वो ए है। इसके नाम से हमें पता चल रहा है, जैसे एकाधिक मतलब मल्टीपल बुद्धि, मतलब बुद्धि कई प्रकार की होती है। अब बुद्धि जो बेसिकली बताई हुई है वो 9 प्रकार की बुद्धि बताई हुई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि अनेक प्रकार की होती है, और बेसिकली 9 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन, मतलब सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं इसके, बच्चे को सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने के लिए। दूसरा, आवधिक अंतरालों में बच्चों का प्रदर्शन आकलन के लिए ना, बच्चों के प्रगति को निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को उचित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कोई भी शिक्षक कोई भी अगर कोई काम करता है या उसका उनका अवलोकन मतलब आकलन करता है, तो वो बच्चे को एक लक्ष्य निर्धारित करवाता है। हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी ऑप्शन में लक्ष्य हो तो उसको आप ध्यान रखिए कि लक्ष्य निर्धारित करना या योजना बनाना, तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है उन चारों में से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। धीरे धीरे कराऊंगा लेकिन ध्यान से कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। अब इसमें जो बोला है ये नहीं बोला है, ये ध्यान रखना है। इसी डेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें हम सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और सिर्फ ऑप्शन देख के कर देते हैं, ठीक, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ पाते, इसलिए हमें नहीं ध्यान रखना है। इसमें पूछा है नहीं वाला, कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का नहीं है, यानी सीसीए पैटर्न का नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन ए, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जबकि ये तो नहीं पूछा, ये तो है। दूसरा, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। तीसरा, यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान रूप से चिन्हित करने के उपयोगी होता है। और चौथा, इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य। मतलब जो 3 ऑप्शन है, ये और ये तीनों बिल्कुल सही है, जबकि जो तीसरा है वो गलत है, जो सीसी पैटर्न में नहीं आता। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। अब किसके कारण हो सकती है प्रतिभाशालीता? एक, संसाधन समृद्ध वातावरण के अनुसार, सफल माता पिता की वजह से। तीसरा है, एक अनुशासित
दिनचर्या की वजह से, और चौथा है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से। ये इसका सही उत्तर होगा। हमने कभी भी किताब में पढ़ा है, या जब भी हमने किताब में पढ़ा है, तो हमने यही पढ़ा है जो बच्चे का जो विकास होता है वो आनुवंशिक और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से होता है, ठीक है। और जहाँ तक मैं अपनी वो बताऊँ, आप इसमें ये ध्यान रखिए कि जैसे जैसे इनके चैप्टरों के नाम है, जब हम सीटेट की बुक पढ़ते हैं तो जहाँ उन चैप्टरों के नाम होंगे वही ऑप्शन ठीक होगा। थोड़ा सा ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। मतलब जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, मतलब किसी की लैंग्वेज अलग है, किसी की संस्कृति अलग है बच्चे की, लेकिन वो सब इकट्ठे आके बैठते हैं और पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या, मतलब उनके लिए क्या आवश्यकता होनी चाहिए। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दूसरा पढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखना कि एकदम आप किसी भी क्वेश्चन को टिक मत कर देना एकदम, पहले चारों को पढ़िए, फिर उसका विश्लेषण कीजिए कि सबसे बेस्ट आंसर उसमें कौन सा है, तब उस पर टिक लगाइएगा। ऑप्शन 2 पढ़ते हैं। उनकी भाषा के उपयोग में को हतोत्साहित, मतलब जैसे प्रोत्साहित होता है उसको मतलब नेगेटिव करता है, ताकि मुख्य धारा की भाषा सीख सके। ऐसा नहीं है, हमें सबकी भाषा का सम्मान करना चाहिए, तो उन्हें हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए। ये भी, भाषा को अगर वर्गीकृत कर देंगे तो वो बेचारे का तो भेदभाव हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कर सकते। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इसमें सबसे बढ़िया कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, देखिए ऑप्शन ए क्यों सबसे बढ़िया है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। मतलब जो उन्हें सांस्कृतिक और भाषा आती है उसको वो महत्व देते हैं और उसका उपयोग क्लास में करते हैं, और ताकि सारे प्रत्येक बच्चे उसको सीखें, और जिससे जो बच्चे की जो भाषा है उसको भी अच्छा लगता है कि उसकी भाषा पूरी कक्षा में चर्चा हो रही है उसकी भाषा की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। मतलब एक सृजनात्मक बाल और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या चीज़ें हस्तक्षेप करती हैं। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, अब वो इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं तो उन्हें अतिरिक्त समय देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, उनके प्रति स्नेह नाते होने से नाते पर, मतलब उनके सब प्रति जो व्यवहार है वो नहीं रखा जाए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद अब मैंने क्या कहा कि एकदम नहीं लगाना है, थोड़ा सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर विश्लेषण करना है हमें। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, और डी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करने पर। डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। क्यों, क्योंकि शिक्षक द्वारा अगर अनुकूलित वातावरण मिले बच्चे को, और प्रेरक निर्देशन मतलब उसको मोटिवेशनल डायरेक्शंस मिले, तो बच्चा बहुत आगे बढ़ जाता है। कौन, सृजनात्मक बालक और प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, तो इसका आंसर भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अति संवेदनशील, मतलब अति संवेदन जो मतलब जिसमें संवेदना एकदम जल्दी से एग्रेसिव हो जाते हैं जो लोग, बच्चों को सीखने में मदद करने में, मतलब जैसे किसी को जल्दी रोने लग जाते हैं कुछ बच्चे, वो अति संवेदनशील हो गए, या जल्दी रोने लग जाते हैं, जल्दी भागते हैं, या जल्दी मतलब उनके अंदर संवेदना जल्दी जागृत हो जाती है। मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, और इसमें नहीं पूछा है फिर द्वारा। जो अति संवेदनशील बच्चे हैं उनको सीखने में मदद के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है, एक तरह से ये है इसका मतलब। ऑप्शन नंबर सी अलग से दिख रहा है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अब क्या है, हमें उन्हें फटकार नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं पूछा, इसलिए हमें ऑप्शन सी आएगा। इसमें तो शायद ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न और उन बच्चों की पहचान करते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न, बिल्कुल सही उत्तर है इसका सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव बालक, ठीक है। मतलब जो अलग अलग सोच रखते हैं, जिनकी सोच ही क्रिएटिव होती है, तो इसलिए उनको क्रिएटिव बालक भी, मतलब क्रिएटिव चिल्ड्रन भी बोलते हैं, जिनकी सोच ही क्रिएटिव होती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता। मतलब उनको जो हल करना है तरीके का वर्णन नहीं करता। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति इनाम देना या इनामदार रहना। मतलब क्या है, कुछ हल करते समय जैसे बच्चा कुछ गलती कर रहा है
तो उनके प्रति ईमानदार रहना, मतलब बच्चे ईमानदार रहते हैं, वो भी ईमानदार रहते हैं, टीचर भी। दूसरा, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। इसका उत्तर नंबर सी सही होगा। क्यों, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने का तरीका नहीं है। अब सही तरीका नहीं पूछा है, तो अभिसरण मतलब उनको क्या करना है, उनसे ऐसे क्लोज क्वेश्चन पूछना जिसका सिर्फ वो एक ही आंसर दे सके। अभिसरण सोच वाले, अब अभिसरण सोच जैसे जिसके एक ही उत्तर होता है। अब बच्चे कैसे होते हैं, क्रिएटिव माइंड के, बच्चे कैसे होते हैं क्रिएटिव माइंड के, उनसे अगर हम क्रिएटिव क्वेश्चन पूछें जिसमें वो खुद बना बना के बता पाएँ, जैसे उनसे हम उनका माई सेल्फ पूछते हैं तो वो खुद बना सकते हैं। लेकिन जब मैं उनसे कहूँ कि कोई भी एक स्पेशल चीज़ बताओ कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, अब वो उसमें बना के नहीं बोल सकते। इसलिए जब मैं उसे पूछ रहा हूँ बच्चे से कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, तब वो कौन सा क्वेश्चन है, तो वो अभिसरण वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक संवेग है। सिंपल सा एक डर। संवेग का मतलब होता है हमारे इमोशंस, ठीक है, तो इमोशंस में सबसे पहले डर, भय, क्रोध, भूख, तो ये सबसे उत्तर इसका डर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। अब बच्चे को पता थोड़ी है कि वो दूध उसमें पहले से है, तो बच्चा क्या बताता है कि दूध है वो कहाँ से निकलता है, वो मशीन से आता है, उसका उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी देखा नहीं। बच्चे का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण को प्रदान नहीं करता। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, बाकी ये सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्यों ठीक होगा, क्योंकि बच्चे को अभी इतनी दुनिया का ज्ञान नहीं है, जितना उसको ज्ञान है वो उसी आधार पर अपने विचारों को प्रकट करता है, ठीक है। और अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है कि ये आंसर मैं क्यों बता रहा हूँ, सबके पीछे लॉजिक भी बता दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब शिक्षक की कौन सी, मतलब कौन से जो ऑप्शन है वो शिक्षक की भूमिका अच्छे से बताता है। पहला है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य वस्तु का पालन करना चाहिए, मतलब एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का वर्णन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ उसे दोहराने का भी प्रयास करना चाहिए। तीसरा, आराम के लिए जगह बनाना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि आराम करे हो। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे इसका ऑप्शन जो है वो बी बताएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसा लगा है कि पाठ्यक्रम को पूरा कराएंगे और उसको दोबारा से रिवाइज भी करा दे, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी टीचर के लिए सिलेबस ख़त्म कराना या पाठ्य पुस्तक को का मतलब जो सिलेबस है उसको पूरा कराना उसका उद्देश्य नहीं होता है। उसका उद्देश्य होता है बच्चे को व्यवहार सिखाने का। और बच्चे को व्यवहार कब सिखा सकते हैं, जब बच्चे अनुशासन में हों। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समृद्ध शिक्षा मतलब आगे बढ़ती हुई शिक्षा को, ठीक है। अब इसमें बड़े बड़े ऑप्शन हैं, तो हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा अच्छा लग रहा है। अब इसको पढ़ें तो मेरे को तो सी ऑप्शन इसका सही लग रहा है। कैसे, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचालित और योजनाबद्ध अधिगम प्रणाली। सबसे मेन चीज़ इसमें ये लिखी हुई है, योजनाबद्ध, इसको आप अंडरलाइन कर ले और लिख भी लेना। योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, मतलब जिसमें प्लानिंग के अनुसार एक कक्षा चलती हो, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी काम शुरू होगा कि कक्षा के अंदर वो बिना प्लानिंग के नहीं चल सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब किताबों के बारे में सबसे अच्छा कौन बताता है। वे एक राज्य या